ज्यादा मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं IC2 में, बताओ। ज्यादा। ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हेडिंग दे दो फोर्थ प्रॉपर्टी। 4 प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमने थर्ड करी थी लास्ट क्लास में जब टाइम हो गया था हमारा खत्म। तो फोर्थ अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है दो अलग अलग IC इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब इस प्रॉपर्टी को कैसे समझाएं, तो हम एक डायग्राम बनाएंगे जहां पे हम मैथ्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे छोटी क्लासों में मैथ्स में हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ प्रूव करना है तो हम एक एजम्पशन ले लेते हैं कि भाई ऐसा है या ऐसा नहीं है, और उसके बाद एजम्पशन को हम रॉन्ग प्रूफ करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में अभी हमें प्रूफ करना है 2 डिफरेंट IC कैन नॉट इंटरसेक्ट, तो हम कहते हैं अच्छा चलो हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो इंटरसेक्ट हो तो क्या होगा, और फिर उस एजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ करेंगे। तो देखो कैसे होगा ये। तो एजम्पशन लिखो, प्रूफ तो कुछ और करना है पर मैं एजम्पशन इसकी रिवर्स ले रहा हूं। लेट 2 IC इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, ठीक है। मान लो हमने टक्कर लगा दी इन डिफरेंस कर्व्स की। मान लो एक तो है IC नंबर 1 और एक है, पहले मेरा डायग्राम सब देख लेना उसके बाद अपना बनाना। IC नंबर 2 और यहाँ पर मैंने टक्कर लगा दी पॉइंट P पर। वैसे ये पॉसिबल होता नहीं है टक्कर हो जाए, पर हम कह रहे हैं अगर टक्कर हुई तो कुछ गलती निकल आएगी जिससे हमारी टक्कर वाली असम्पशन गलत हो जाए। तो डायग्राम ऐसा बनाओ कि P पॉइंट पे टक्कर हो, उसके बाद क्या करना है तुम्हें देख लो जरा पहले सब। एक Q पॉइंट लेना है, नीचे नीचे कहीं Q पॉइंट हमने ले लिया, मान लो ये Q है, और एक इसके सामने ले लिया इधर R, ठीक है। जरा सब लोग पहले डायग्राम बनाओ और फिर ऐसे P पे टक्कर और एक Q और एक सामने R, यहां तक जरा सब बनाओ। 3 पॉइंट्स लेने हैं, एक टक्कर वाला, एक कहीं Q और एक उसके सामने R। ये हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि टक्कर हो रही है। बना लिया सबने यहां तक, ठीक है। नीचे हम ले लेते हैं गुड X, ऊपर हो गया गुड Y, ठीक है। या फिर वो जो लास्ट क्लास में लिया था वो भी लिख सकते हो, नीचे फोन ले लिया, ऊपर जीन्स ले लिया, या वॉच ले ली, शूज ले लिया, कुछ भी अपनी लाइफ के 2 गुड्स लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ सबने यहां तक बना लिया PQR। यस। चलो, अब हमने पिछली क्लास में एक रूल पढ़ा था कि एक IC के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, एक बार मैं रफ में दोबारा दिखा रहा हूं तुम्हें। एक रूल बनाया था हमने लास्ट क्लास में कि जितने भी पॉइंट्स A हो, B हो, C हो, सब पे सेटिस्फेक्शन या टेस्ट क्या होता है बताओ। एक IC के ऊपर हर पॉइंट पे टेस्ट या सेम। सेटिस्फेक्शन सेम होता है। टेस्ट थोड़ा आम लैंग्वेज में हो गया, हम इकोनॉमिक्स में सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब P और Q पे सेटिस्फेक्शन बराबर होगी, बताओ क्यों। P एंड Q, बताओ दोनों कौन से IC पे हैं।
पी और क्यू बताओ ब्लू कलर वाले आईसी पे हैं या नहीं, बताओ पी एंड क्यू। बताओ आदित्य, अनंदिता, अंश, बताओ पी और क्यू ब्लू कलर वाले आईसी पे हैं या नहीं। Yes, Yes, sir. sir. तो सेटिस्फेक्शन सेम होनी चाहिए। इसको नंबर दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेटिस्फेक्शन एट टी और आर बराबर होनी चाहिए। पी और आर किस पे हैं, रेड कलर पे हैं या नहीं दोनों, पी और आर। Yes, sir. तो फिर इसमें भी सेटिस्फेक्शन सेम होनी चाहिए पी और आर की। इसको नंबर दे दो इक्वेशन 2 और साइड में अपने लिए लिख भी सकते हो पी और आर बोथ IC2 पर है और पी और क्यू किसमें है, बोथ पी और क्यू। बताओ पी और क्यू किस पे है, आईसी नंबर Two. नहीं, पी एंड क्यू 1. IC1. पर। तो एक आईसी पे जितने भी पॉइंट्स हो, ऑल पॉइंट्स ऑन अ पर्टिकुलर आईसी गिव सेम सेटिस्फेक्शन। ये मैं रिवाइज करा रहा हूं तुम्हें, ये पहले बता चुका हूं, सिर्फ आज यूज करना है इसलिए लिख रहा हूं। सेम सेटिस्फेक्शन, ये प्रॉपर्टी हमने पिछली क्लास में देख ली, कोई भूल गया हो इसलिए मैं याद कर रहा हूं। सब पे एक आईसी पे टेस्ट सेम होना चाहिए, ये आईसी की प्रॉपर्टी है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर एक साथ पढ़ें तो क्या प्रूव हो रहा है, बताओ बताओ P इज इक्वल टू क्यू एंड P इज इक्वल टू आर, तो क्या प्रूव हो गया फ्रॉम 1 एंड 2। Q is equal to R. हाँ बिल्कुल ठीक बात है, फ्रॉम 1 एंड 2 Q इज इक्वल टू आर। बट डायग्राम को अगर हम देखें, अब सबने डायग्राम पे फोकस करना है। Q पे हमें जिंदगी में मिला मान लो 4 फोन 10 जीन्स, और R पे मिला 10 जीन्स 6 फोन। तो बताओ Q इक्वल टू R है या R Q से अच्छा पॉइंट है, डायग्राम क्या कह रहा है, बताओ कोई। R जिसमें लाइफ में ज्यादा सामान मिले तो फिर बेटर है, तो बताओ Q बेटर है या R फ्रॉम डायग्राम। क्योंकि उसमें क्वांटिटी ज्यादा है। हाँ तो डायग्राम तो कह रहा है Q घटिया है R अच्छा है, और फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह रहे हैं, बताओ फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन। Q equal to 1. Two. हाँ और फ्रॉम डायग्राम हम क्या कह रहे हैं, बताओ Two is R better. अच्छा है. R बेटर देन Q। अब Q इज इक्वल टू R को तुम दे दो इक्वेशन नंबर 3 और R बेटर देन Q को दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब ये बताओ क्या थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन दोनों मैच हो रही है, थर्ड एंड फोर्थ, बताओ कहीं से तुम्हें लग रहा है मैच हो रहा है थर्ड एंड फोर्थ। No, sir. No, sir. ये देखो, ये कह रहा है Q इज इक्वल टू R, 4 कह रहा है R बेटर देन Q। इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, और कॉन्ट्रडिक्शन जब आती है ना किसी मैथ्स के रूल में, तो इसका मतलब वो एजम्पशन सच है या गलत। क्या कहती है मैथ्स, बताओ। ये एजम्पशन ही गलत है क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट्स आ रहे हैं। बताओ बचपन में ऐसे मैथ्स में क्वेश्चन किए हैं या नहीं करे, एजम्पशन बेस्ड करके फिर कॉन्ट्रडिक्ट करना। Yes. हाँ तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा थोड़ा हमें बचपन की जो मैथ्स के लॉजिक होते हैं वो लगाने पड़ते हैं। तो इससे ये प्रूव हो रहा है दो आईसी की टक्कर होगी तो कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट आएंगे।
तो इनडायरेक्टली हमने क्या प्रूव कर दिया कि दो आईसी की टक्कर होगी या नहीं हो सकती? बताओ क्या प्रूव हो नहीं गया? हो सकता। नहीं हो सकती। तो लिखो, अब अगले पेज पे लिख रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है हमारे पास, तो अगले पेज पे लिख रहा हूँ। सबने लिख लिया यहाँ तक मेरे हिसाब से अब तक? यस चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। इक्वेशन 3 and 4 are contradictory to each other. उल्टी बात कह रही है ये तो। This means our assumption is wrong. Our assumption that two IC can intersect is wrong. Indirectly, we have proved that two IC will never intersect. तो ये हमारा इनडायरेक्ट तरीका था प्रॉपर्टी को प्रूव करने का। ये थोड़ा सा समझने वाला ज्यादा था। पहली तीन प्रॉपर्टीज तो बड़ी आसान। बताओ किसी को कुछ पूछना है इस assumption में, जो assumption को हमने फिर कॉन्ट्रडिक्ट करा? थर्ड assumption दिखा दो क्या थी? क्या कह रहे हो? सर एक बार थर्ड assumption बता दो क्या थी? थर्ड assumption नहीं, थर्ड तो नॉर्मल प्रॉपर्टी थी ना, ये लास्ट क्लास में जो किया था। ये देखो, ऊंचे आईसी के जो कर्व, ऊंचा वाला आईसी होगा उसमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी क्योंकि गुड्स ज्यादा होते हैं। ठीक है। चलो, चार प्रॉपर्टीज हो गई हमारी। और वैसे नॉर्मली जो स्कूल में क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एनी थ्री प्रॉपर्टीज। ये जो क्वेश्चन है ना, असल में ये आता है एक्सप्लेन एनी थ्री, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो दो दो नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है। तो तुम अवॉइड करना फोर्थ वाली को, क्योंकि नंबर तो तब भी 6 ही मिलने हैं। और पहली तीन लिखोगे, ये देखो छोटी छोटी सी है पहली तीन, तो टाइम सेव करने के लिए पहली तीन ही लिख लेना। हाँ, भूल जाओ, याद नहीं आए तो चौथी भी चल जाए, पर फोर्थ में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है प्रूफ करने में। और ये 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, देखो तुम्हें सामने क्वेश्चन आता ही आता है स्कूल के पेपर में। ठीक है, तो मिस मत करना इस क्वेश्चन को जरा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक प्रॉपर्टीज वाला खत्म हुआ। अब आगे लिखो एमआरएस के केसेस एंड डायग्राम। क्वेश्चन कैसा आ सकता है इसके ऊपर देखो। मान लो हमें दो गुड्स दे दिए जाएंगे, पेन पेंसिल, और पेन मान लो 1 2 4, ठीक है, ऐसे की ये गिवन है। मान लो 100 80 और उसके बाद मान लो 4। और हमें कहा जाएगा एक तो एमआरएस निकालो और साथ साथ डायग्राम भी बनाओ। एमआरएस की फुल फॉर्म याद है, भी लास्ट क्लास में लिखवाई थी किसी को? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दोबारा लिख लो, थोड़ा 2-3 बार लिखोगे तभी नाम याद होगा, एमआरएस। और इसका फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस ऑफ, जो गुड बाद में लिखा है, नॉर्मली उसे हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं, ये हो गया पेंसिल, अपॉन गेन ऑफ पेन। तो कितना खोया अपॉन कितना पाया, आम लैंग्वेज में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कितना सेक्रीफाइस किया अपॉन कितना गेन किया। बताओ, फर्स्ट सिचुएशन में तो डैश आएगा क्योंकि ये ओरिजिनल सिचुएशन है, अभी तक तो कुछ खोया ही नहीं। अब बताओ, जब मैं 1 से 2 पे आया हूं, क्या खोया है मैंने 1 से 2 में? बताओ। 20 खोया, अपॉन पाया कितना? 1। यस सर। हाँ, 1 पेन एक्स्ट्रा पाया अपॉन 1, तो कितना आ गया ये बताओ?
20. 20 आ गया, ठीक है, फर्स्ट तो आ गया। अब सेकंड बताओ, अगला 2 to 4 और 80 से 40, खोया कितना, 40. 40 पाया कितना, 2 2. 2, 20. कितना आ गया 20। 20 तो स्टेप 1 होता है एमआरएस निकालना। अब स्टेप 2, एमआरएस कांस्टेंट आ रहा है 20 और 20, क्या लग रहा है कैसा इंडिफरेंस कर्व बनेगा बताओ। So straight. बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आया, यही तुम्हें पेपर में करना है। तो एक छोटा क्वेश्चन 3 नंबर का ऐसा बनाया जा सकता है जहां पे तुम्हें कहा जाएगा पहले तो टेबल का एमआरएस भरो और इसका आईसी बनाओ, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसा आईसी बना दो, एग्जैक्ट प्लॉटिंग की जरूरत नहीं होती, और करनी भी हो ना तो पहले लाइन बना लेना, प्लॉटिंग बाद में करते रहना, ठीक है। नहीं तो प्लॉटिंग पहले करोगे लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, उसका कोई फायदा है। अब मैं इसको नंबर दे देता हूँ, मान लो 1 पे 100, ठीक है, नीचे ले लेता हूँ पेन, ऊपर पेंसिल, पहले डायग्राम बना लेना नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए। 2 पे 80 और 4 पे 40, 80 40 2 4, पहले लाइन बना लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि एमआरएस को देख के ही पता चल जाता है कि ये कांस्टेंट आ रहा है, तो एकदम स्ट्रेट लाइन ही मेरा आंसर बनना चाहिए। बताओ अगर 3 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो संभाल लोगे सब। Yes, sir. चलो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, किसी ने नहीं लिखा हो तो बता देना, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। अगला टॉपिक है स्लोप। तो स्लोप ये जो वर्ड है ना, ये 12th तक काम आएगा तुम्हारे, स्लोप, इसलिए ध्यान से समझ लो अभी से, ठीक है। 11th भी पूरी काम आएगा, 12th भी काम आएगा। तो स्लोप ऑफ एनी कर्व, वैसे तो जिसने मैथ्स में अगर छोटी क्लासों में अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि किसी भी ग्राफ में जब कोई कर्व होता है तो उसकी स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई एक्सिस का चेंज अपॉन एक्स एक्सिस का चेंज। ये मैथ्स कहती है, इकोनॉमिक्स में इसका कोई हाथ नहीं है, ये मैथ्स का फॉर्मूला है स्लोप का। y कितने से बदला अपॉन एक्स एक्सिस कितने से बदला। तो अब हम बनाते हैं अपना इनडिफरेंस कर्व, छोटा सा एक बाय डिफॉल्ट इनडिफरेंस कर्व होता है कॉन्वेक्स शेप, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप। कुछ ना कहे तो तुम्हें यही वाला बाय डिफॉल्ट आईसी बनाना है, कॉन्वेक्स शेप। तो बना लो कॉन्वेक्स शेप का, नीचे वही हम एक्स एक्सिस पे फोन रख लेते हैं, वाई पे जीन्स वॉच शू कुछ भी अपना रख लो। अब ये बताओ स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा। वाई एक्सिस का चेंज, वाई पे कौन सा गुड है, जीन्स है, और yes एक्स sir है, phone ठीक है। चलो मान लो 1 2, ये है मान लो 50, 2 पर है मान लो 35, ये 1 से 2 हुआ, ये 50 से 35 हुआ, और हम थे पहले ए पॉइंट पर, अब आ गए हैं बी पॉइंट पर। ये बताओ सेटिस्फेक्शन तो ए और बी की क्या होती है आपस में, बताओ सारे पॉइंट्स आईसी के same सेम होती है, बिल्कुल ठीक बात है, इसका नाम है आईसी नंबर 1। सेटिस्फेक्शन तो सेम है। अब ये बताओ जब हम ए टू बी पे आएंगे, स्लोप ए टू बी की स्लोप निकालनी है मुझे, बताओ वाई एक्सिस में कितना चेंज आया है, वाई एक्सिस 15 15, बिल्कुल सही बात है। एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया है, एक, 1. तो स्लोप बताओ कितनी आ गई, 50. बताओ कोई मुश्किल टॉपिक है क्या स्लोप, बताओ किसी को कुछ मुश्किल लग रहा होगा।
अब और आगे लिखो, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं या नहीं, इसी स्लोप को सैक्रिफाइस ऑफ जीन्स अपॉन गेन ऑफ फोन, बताओ ऐसे बोल सकते हैं या नहीं से इस टॉपिक? Yes, sir. Yes, sir. तो 15 का वो, 1 का वो, आंसर 15। अच्छा, एक लेवल और देता हूं तुम्हें, चेक करना, मुझे बताना स्लो। अब हम आ गए हैं सी पॉइंट पे, ठीक है। मान लो सी पॉइंट पे थोड़ी वैल्यू बदल देता हूं, यहां कर देता हूं 4, यहां कर देता हूं मान लो 5। अब बताओ बी टू सी पे आने से कितनी 30 upon 2 15 बिल्कुल बिल्कुल ठीक आंसर दिया, 30 अपॉन 2। या थोड़ा सा इसको और कर देता हूँ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट आ रहा है ना, ये इसमें कांस्टेंट होगा नहीं, तो 5 की जगह, क्योंकि ये तो मैं भी ऐसी रैंडम वैल्यूज लिखे जा रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ मान लो 4 कर देता हूँ। अब बताओ स्लोप, 31/2. स्लोप ऑफ बी टू सी, तो बिल्कुल सही आंसर आया 31/2। कितना हो गया आंसर? 15.5. 15.5। अब ये बताओ कुछ भी ऐसे वैल्यूज गिवन हो, क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? Yes, sir. ठीक है, अगर यहाँ पे 4 की जगह मैं कुछ और भी दे दूं, नीचे 4 की जगह कुछ और दे दूं, तो वो तो सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा अब, क्योंकि हमें फॉर्मूला समझ में आ चुका है। अब पिछले पेज पे जरा देखो, पिछले पेज पे एमआरएस का क्या फॉर्मूला लिखा था? यही लिखा था या नहीं लिखा था, सैक्रिफाइस अपॉन गेन? Yes, sir. इसका मतलब स्लो फॉर्मूला तो मैथ्स ने बनाया है, ये वाला हमने तो नहीं बनाया, इकोनॉमिक्स ने, पर ये फॉर्मूला इकोनॉमिक्स के एमआरएस फॉर्मूले से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, बताओ इस टॉपिक में? Yes, sir. कर रहा है। तो इसका मतलब हम अब से ये बोलेंगे कि स्लोप जो है, स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू एमआरएस इज इक्वल टू सैक्रिफाइस ऑफ वाई एक्सिस वाला गुड अपॉन गेन ऑफ एक्स एक्सिस वाला गुड। बताओ ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? दोनों फॉर्मूले सेम है, स्लोप का भी एमआरएस का। बताओ लिख लिया सबने स्लोप? Yes, sir. yes चलो ये फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं, रटने की बजाय ये जो मैंने मैथ्स का तरीका बताया, y का चेंज, x का चेंज, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारे तुम्हें रिवाइज करने हैं जब तैयारी करो, आगे अभी काम आएंगे ये सारे फॉर्मूले, ठीक है। तुम्हें फॉर द टाइम भी हम इस टॉपिक को छोड़ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व करेंगे, फिर बजट लाइन करेंगे, फिर अगला टॉपिक होगा मिक्स इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, ठीक है। तो अभी एक एक करके टॉपिक होंगे, फिर दोनों एक साथ होंगे, तो आईसी टॉपिक अभी दोबारा आएगा कुछ टाइम बाद। तो अभी हमें धीरे धीरे और टॉपिक्स करके फिर मिक्स करूंगा आईसी के साथ, ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो एक नोट और है छोटा सा, वो लिखवा देता हूं, हेडिंग दे दो मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मतलब एक ऑप्शन ए है, और बहुत सिंपल चीज है ये तो, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। एक ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए में हमें मिला 10 जीन्स 2 फॉर्म, और ऑप्शन बी में 10 जीन्स 3 फॉर्म। ये बताओ
क्या ये दोनों ऑप्शन सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं या नहीं? No, sir. No, sir. तो ठीक बात है, तो बताओ दो कौन अच्छी दे रहा है। B. तो हम में से ज्यादातर लोग यही बात को ज्यादा हमें पसंद आता है सबको, तो वी प्रेफर मोर एज कंपेयर टू लेस। इस कितनी सिंपल बात है ये, एक छोटे बच्चे को भी अगर हम ये दिखाएं कि भाई इसमें कम है उसमें ज्यादा है, तो उसके भी दिमाग में यही होता है कि यार ज्यादा वाला लो, अगर मिल ही रहा है तो ज्यादा वाला ले लो। इस छोटी सी बात को इकोनॉमिक्स में ये इतना बड़ा वर्ड दे दिया गया है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो बच्चे कई वर्ड सुन के ही घबरा जाते हैं, यार कितना बड़ा सा नाम है। कुछ नहीं है ये, इसका मतलब ये है हमें ज्यादा वाला ऑप्शन पसंद आता है या कम वाला, बताओ। ज्यादा। ज्यादा वाला। तो लिखो मोनोटोनिक प्रेफरेंस मींस कंज्यूमर प्रेफर more goods as compared to less goods. So option A better than क्या, ऑप्शन बी ऑप्शन, इसको करेक्ट कर रहा हूं, ज्यादा हमें मिला है बी में, तो बी मुझे पसंद आया। अब पेपर में इसका क्वेश्चन घुमा के कैसे आता है, वो एमसीक्यू में आता है, और वो कैसे हमें फंसा सकते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज में। तो वो ऐसे कहते हैं, कंज्यूमर एक्स कह रहा है कि ए और बी सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, satisfaction at A is equal to B. So does consumer X has monotonic preference? बताओ क्या आंसर है। क्या ये समझदार X है कंज्यूमर? समझदार होता तो किसको प्रेफर करता, बताओ। B को। B को। और ये X कह रहा है मेरे लिए A इक्वल टू B है, तो क्वेश्चन कह रहा है डज कंज्यूमर X हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक मतलब दिमाग है, क्या तुम्हें लग रहा है इसमें दिमाग कहीं से है ठीक? No. तो आंसर में तुम्हें कौन सा सिलेक्ट करना है, जिसमें नो लिखा हो। ठीक है, मान लो एमसीक्यू टाइप में आए या 1 मार्कर में किसी और टाइप से आए, तो तुम्हें आंसर में लिखना है नो, X does not have monotonic preference because if he had monotonic preference, अब आगे बताओ तो क्या सिलेक्ट किया होता उसने? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्कर पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो आंसर मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, नो, कंज्यूमर एक्स डज नॉट हैव मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अगर होती तो वो बी को सिलेक्ट करता ए के ऊपर, दोनों को बराबर वेटेज ना देता। अब बताओ किसी को मोनोटोनिक प्रेफरेंस वर्ड से या इसके क्वेश्चन में कैसे आना है, कोई डाउट है? एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, कंज्यूमर एक्स कह रहा है बी बेटर देन ए, अब बताओ डज ही हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस? Yes. 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 उसमें फिर यही लिख दोगे भाई हाँ उसको ज्यादा पसंद आ रहा है, तो ये तो एक नॉर्मल बात है, और यही मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है, ज्यादा को पसंद करना। बताओ
चलें आगे। चलो, छोटे छोटी कुछ बातें हैं, उसके बाद हम एक बड़ा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इन डिफरेंस मैप, छोटे छोटे 1 मार्क का टाइप है। अगर हम एक साथ कई आईसी बना दें, तो इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। फैमिली ऑफ डिफरेंट आईसीस या ग्रुप ऑफ डिफरेंट आईसीस, अलग अलग आईसीस बना दो एक साथ, तो ज्वाइंट नाम हो जाएगा इंडिफरेंस मैप। ठीक है, 1 मार्क का टाइप बात है। चलिए बताओ सब, किसी ने कुछ पूछना हो तो बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। बजट लाइन, ये बताओ ज्यादा टेस्ट आईसी 1 में होगा, 2 में होगा या 3 में होगा? इन तीनों में से 3. 3, क्योंकि जितना ऊंचा होता जाएगा हमें उतने गुड्स ज्यादा मिलेंगे। पर ऐसे तो जिंदगी में हर बंदा कहेगा मुझे ऊंचा आईसी दे दो। तो हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं, देख यार, हमने पहले भी ये बात कही थी कि हम सबका सॉल्यूशन कर देते हैं, बेस्ट बता देते हैं। तो जिंदगी में सिर्फ ये नहीं होता ऊंचा आईसी चाहिए मुझे, तो ऊंचा आईसी खरीदना है तो बताओ बजट भी ऊंचा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? Yes. तो हम कहें हमें अंबानी वाला आईसी दिलवा दो, तो हम कहेंगे देख दिलवा तो दे पर उतना बजट भी हो। इसीलिए खाली डिफरेंस कर्व को स्टडी करने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ बताओ हमें बंदे का किसको स्टडी करना चाहिए? बजट को स्टडी करना चाहिए या नहीं, अगर उसको बेस्ट सॉल्यूशन हमें देना करना है? चाहिए. Yes. क्योंकि हम दिलवाते हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद इन बजट। तो खाली सेटिस्फेक्शन को जिंदगी में नहीं देखना, उस बंदे के बजट को भी देखना है। इसीलिए अभी हमने सेटिस्फेक्शन को देखा है, अब हम बजट को देखेंगे और फिर दोनों चीजों को आमने सामने रखेंगे। बताओ किस किस को, सेटिस्फेक्शन को और बताओ बजट. बजट। तो हमने अभी तक इंडिफरेंस कर्व को देख लिया, यानी सेटिस्फेक्शन को देखा है। अब हम बजट देखेंगे, फिर हम मिक्सिंग करेंगे। ठीक है, चलो हेडिंग दे दो बजट लाइन, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म बना लो BL, बजट लाइन। बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर एग्जांपल्स को ध्यान से मेरे देखो। एक बंदा आया हमारे पास, ठीक है, कहानी बना लेते हैं। कह रहा है मेरे पास हैं 10 रुपए, आगे लाख हजार करोड़ लगा दो। पर देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए ना मैं छोटी छोटी वैल्यूज, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेता हूँ, वरना तो आगे लाख या करोड़ होगा कुछ, या हजार होगा। कोई कहेगा 10,000 का बजट है, कोई कहेगा 10 लाख, कोई 10 करोड़। तो सिंपल फिगर लेते हैं 10, 10 रुपए इनकम है बजट, और वो कह रहा है मेरे को 2 चीजें खरीदनी है, जिसमें से मान लो पेंसिल है 1 रुपए की और पेन है 2 रुपए। अब ये बताओ इसका बजट क्या अलाउ करता है इसको, मैक्सिमम हम स्टडी करते हैं जरा। तो एक टेबल बना लो जरा सब, पेन पेंसिल। मान लो उसने 0 पेन खरीदे, अब बताओ कितनी पेंसिल खरीद सकता है? 0 पेन है खरीद, 10 पेंसिल। ठीक आंसर है, क्योंकि 10 रुपए है और 1 रुपए की पेंसिल है, इसमें कोई मैं मुश्किल बात नहीं लिख रहा। फिर भी किसी ने पूछना हो तो बता दें। अब मान लो उसने 1 पेन खरीद लिया, 2 रुपए का पेन खरीद लिया, अब बताओ कितनी पेंसिल आएंगी बजट में? 8. 8. सही। 2 हो तो बताओ
6. 3 4 5। बताओ आगे। 4 4 पेन खरीद लिए तो, 2 2 2. और 5 पेन खरीद लिए तो बताओ पेंसिल। 0. 0 No. अब ये बताओ क्या 6 पेंसिल आ सकती हैं कहीं से भी, नहीं. या 12 पेंसिल, 15 पेंसिल। मैक्सिमम पेन कितने रह सकते हैं, मैक्सिमम पेन 5 5. और मैक्सिमम पेंसिल। 10. 10. यही हम इस बंदे को कह रहे हैं भाई देख ये बजट है, इसके अंदर ही तेरे को रहना। अब बजट लाइन कैसे बनाए, तो जरा एक्स एंड वाई एक्सिस बनाओ सब, यही साइड में मैं भी बना देता हूँ। नीचे एक्स एक्सिस होता है, ऊपर वाई। जो चीज बढ़ रही होती है हम उसे नीचे लिख लेते हैं पेन, और जो चीज कम हो रही है उसको इधर लिख लेते हैं पेंसिल। अब पहले शॉर्टकट सुन लो ताकि गलत ना हो मेरा आंसर, फिर बाद में प्लॉटिंग करना भी बता दूंगा। मैक्सिमम पेन कितने हैं, मैक्सिमम पेन बताओ इसके बजट में मैक्सिमम पेन। 5 5। 1 2 3 4 5। मैक्सिमम पेंसिल है 10, ठीक है, तो 2 का सेट ले लेते हैं। मैक्सिमम पेन को मैंने हाईलाइट कर लिया, ये 5। मैक्सिमम पेंसिल को हाईलाइट कर लो सब 10। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो बस। बताओ शॉर्टकट समझ आ गया बजट लाइन बनाने का। क्या करना है हमें बताओ, मैक्सिमम बताओ जरा कोई, मैक्सिमम पेन ले लो। and maximum pencil. अब इसके बाद अगर क्वेश्चन कह रहा है भाई प्लॉट करना है तुम्हें, तो फॉर्मेलिटी के लिए प्लॉट कर देते हैं 1 पर 8, 2 पर 6, 3 पे 4, 4 पे। अगर मैं पहले प्लॉट करता ना पॉइंट्स को, तो एक रिस्क हो जाता है। क्या रिस्क होता बताओ, स्ट्रेट लाइन बनती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती थी बीच में, टेढ़ी भी हो सकती थी, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं होता ना हमारे पास पेपर में, स्कूल में एग्जाम में फाइनल होगा, ग्राफ पेपर नहीं देते हो, इसमें टेढ़े बन जाती है कई बच्चों। इसीलिए शॉर्टकट से पहले बना दो, पता है हमें स्ट्रेट है और सीधी बननी है, मैक्सिमम को ज्वाइन कर दो। अच्छा दूसरी बात, ये जो गैप आ रहा है ना देखो 8, मैं यहां दिखाता हूं, सेक्रीफाइस को जरा देखना था। सेक्रीफाइस पहला तो कुछ नहीं है, अगला कितनी पेंसिल का सेक्रीफाइस किया, 2 अगला बताओ 8 से 6 आए तो फिर से 2, अगला देखो 2 सारे सेक्रीफाइस 2 के हैं, मतलब कांस्टेंट सेक्रीफाइस है। और ये बात पहले ही बता चुका हूं, मैथ्स कहती है, ये इकोनॉमिक्स नहीं कहती, जहां सेक्रीफाइस कांस्टेंट होते हैं ना वो लाइनें बिल्कुल सीधी बनती हैं। ये देखो अब डायग्राम में देखना, एकदम कांस्टेंट देखो 2 2 2, एकदम बराबर बराबर सेक्रीफाइसेस होते हैं, तो स्ट्रेट लाइन ही होती है, मैथ्स कहती है, इसमें इकोनॉमिक्स नहीं कहती ये बातें। बताओ सबको समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इस टेबल को थोड़ा और डिटेल में मैं अभी समझाता हूं।
यहां तक हो गया सबका, हटा दूं? चलो ऑप्शंस हमने लिए हुए थे 0 1 2 3, 10 8 6 4। अब स्लोप निकालनी है, स्लोप। फॉर्मूला बताओ स्लोप का, अभी पिछले पेज पे लिखवाया था स्लोप का फॉर्मूला। मैथ्स के हिसाब से क्या होता है बताओ? y axis का change upon x axis का change. ठीक है, एक बार जरा सब दोबारा लिख लो ये फॉर्मूला, y का चेंज अपॉन x का चेंज। अब x एक्सिस पे हमने लिया हुआ है पेन और y एक्सिस पे लिया हुआ है पेंसिल, तो स्लोप हो गया y का चेंज अपॉन x का चेंज। यानी पेंसिल का चेंज अपॉन पेन का चेंज, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सेक्रीफाइस ऑफ पेंसिल अपॉन गेन ऑफ पेन। तो ये आ गई स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला, यानी लगभग लगभग वैसा ही फॉर्मूला है जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप का फॉर्मूला। बताओ किसी को इस फॉर्मूले में कुछ पूछना है तो, स्लोप ऑफ बजट लाइन। बताओ फॉर्मूला पता, समझ आ गया सबको? तो जरा निकाल के बताओ स्लोप। पहली वाली तो डैश है क्योंकि ये ओरिजिनल पोजीशन है। अगला बताओ कितनी पेंसिल, 8 नहीं कितनी पेंसिल खोई अपॉन कितना पाया? 2 2। फिर अगला 1 नहीं 2 ही है, देखो 8 से 6 2 खोया 1 पाया, 6 से 4 पे आ जाओ, 2 खोया 1 पाया। इसकी स्लोप हमेशा कितनी आ रही है? कहीं पे भी चेक कर लो, बताओ कितनी स्लोप आ रही है हमेशा? constant. कांस्टेंट आ रही है 2। लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ यहां पर हर एक पेन पाने के लिए 2 पेंसिल क्यों खोनी पड़ रही है? 3 या 4 क्यों नहीं निकल रहा? एक पेंसिल पाने के लिए एग्जैक्टली, एक पेन पाने के लिए एग्जैक्टली 2 पेंसिल क्यों खोनी पड़ रही है हमेशा? कोई बता सकता है इस बात को? सर प्राइस फिक्स्ड है। क्योंकि budget हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक आंसर आया, क्योंकि उसका प्राइस उसके 2 गुना है। 2 रुपए वाली पेन है, 1 रुपए वाली पेंसिल है, तो 2 रुपए वाले पेन को अगर पाना है तो 1 रुपए की कितनी पेंसिल खोनी पड़ेगी बताओ? 2 2। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। मान लो प्राइस ऑफ पेन हो चुका है 4 और प्राइस ऑफ पेंसिल हो चुकी, प्राइस ऑफ पेंसिल हुई है 1। अब बताओ एक पेन पाने के लिए कितना सेक्रीफाइस करोगे? 4 pencils. एक पेन के लिए 4 पेंसिल सेक्रीफाइस। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या आया? सेक्रीफाइस ऑफ पेंसिल
अपॉन क्या था फॉर्मूला बताओ, गेन ऑफ पेन, Gain of pen. कितना आएगा आंसर, 4. 4. 4/1। इसका मतलब स्लोप का डायरेक्ट कनेक्शन प्राइस से है या नहीं इस केस में, बजट लाइन के लिए बताओ। Yes. डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है। और थोड़ा चेंज कर देता हूं, मान लो लिखते रहना जरा सब, इसको नंबर दे दो केस 2। ये थोड़ी सी मुश्किल बात लगती है काफी बच्चों को, हम देखते हैं एवरेज हर साल इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या हो रहा है, स्लोप और सेक्रीफाइस और गेन। इसलिए मैं 2-3 केस अलग अलग करवाता हूँ। पेन को मैं मान रहा हूँ एक्स एक्सिस वाला गुड एक्स, जो एक्स एक्सिस पे है, गुड ऑन एक्स एक्सिस, और इसे मान रहा हूँ गुड ऑन वाई एक्सिस। तो वही फॉर्मूला बन रहा है, y का सेक्रीफाइस अपॉन गेन ऑफ x। चलो और आगे बदल रहा हूं, केस 3, प्राइस ऑफ पेन अगर मैं कर दूं ₹5 और प्राइस ऑफ पेंसिल कर दूं ₹1। अब बताओ एक पेन पाने के लिए 5 pence. 5. 5 पेंसिल्स, तो स्लोप कितनी आ गई, सेक्रीफाइस ऑफ पेंसिल अपॉन गेन ऑफ पेन, कितना आएगा बताओ। एक पेन अगर पाना है कितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, 5. 5। थोड़ा सा लेवल में अब और बढ़ा रहा हूं, अब देखना कुछ नई बात बोलूंगा। स्लोप का फॉर्मूला एक और भी हो सकता है, प्राइस ऑफ पेन अपॉन प्राइस ऑफ पेंसिल। चेक करो क्या ये फॉर्मूला चल रहा है, Yes, sir. प्राइस ऑफ पेन 5, Yes. ये 5। पिछले केस 2 में चेक करो ये फॉर्मूला, केस 2 में चेक करो, प्राइस ऑफ पेन अपॉन प्राइस ऑफ पेंसिल। हो जाएगा। देखो 4/1, बड़ी सीधी सी बात है। अगर पेन का प्राइस 4 गुना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, पेन का प्राइस 4 गुना है, तो एक पेन पाने के लिए कितनी पेंसिल सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, 4. 4। 4. अगर पेन का प्राइस 6 गुना है, तो एक पेन पाने के लिए कितनी पेंसिल सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, 6. 6। इस बात को समझने में बहुत बच्चे, बहुत क्या 50% बच्चे परेशान रहते हैं पूरा साल, इसलिए मैं 2-2, 3-3 केस करके तुम्हें समझा रहा हूं। अब तुम में से कोई बता दो, ये केस नंबर जो 1 था, प्राइस ऑफ पेन कितने गुना है पेंसिल के, कितने टाइम है, 2. 2 टाइम्स। तो इसका मतलब वी हैव टू सेक्रीफाइस कितनी पेंसिल है टू गेट 1 पेन, 2. 2. 2. इसका मतलब स्लोप के 2 फॉर्मूले बन चुके हैं, 2 फॉर्मूले बन चुके हैं। देखो पहला फॉर्मूला ये लिखा, दूसरा फॉर्मूला नीचे लिखा, सर हम कोई भी यूज कर सकते हैं ना? कोई भी यूज कर सकते हैं, सिचुएशन देखनी पड़ेगी क्वेश्चन में क्या है। अगर इंफॉर्मेशन 1 गिवन है क्वेश्चन में, 2 गिवन ही नहीं है, तो 1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 गिवन है तो 2 वाला यूज करेंगे। अब फाइनली समरी क्या बनी, जितना मैंने इतनी केसेस बनाए तो तुम्हें समझाना क्या था मुझे, लिखो स्लोप ऑफ बजट लाइन, सेक्रीफाइस ऑफ y एक्सिस वाला गुड अपॉन गेन ऑफ x, या तो ऐसे बोल लो या बोल लो प्राइस ऑफ x, यहां उल्टा हो गया, अपॉन प्राइस ऑफ y। पेपर में जो इंफॉर्मेशन हो उससे निकालो। अब प्राइस रिमेन फिक्स्ड,
प्राइस तो फिक्स होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। आज मान लो मैं ब्रेड लेने गया सुबह 10 बजे, तो जो प्राइस होगा, एक ब्रेड लूं या 2 ब्रेड लूं, बताओ सुबह 10 बजे रेट बदल जाएगा या वही रहेगा? एक ब्रेड लूं 2 ब्रेड लूं, Correct. वही रहेगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइस फिक्स होते हैं। अब ये बताओ, अगर न्यूमरेटर फिक्स है, डिनोमिनेटर फिक्स है, तो आंसर फिक्स होगा या बदल जाएगा स्लोप का? बदलेगा। नहीं, अगर दोनों चीजें फिक्स हैं, एक्स का प्राइस भी फिक्स है, वाई का प्राइस भी फिक्स है, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या रहेगी? सेम। सेम रहेगा। स्लोप रिमेन फिक्स्ड और कांस्टेंट, पर शर्त है सिर्फ कब तक? जब तक जब सेम रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हाँ, प्राइस जब तक सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तब तक स्लोप भी सेम है। बजट लाइन की बात हो रही है। ये फिर बोल रहा हूं, हाई ऑर्डर बात थी जो आज हमने करी है। समझ आ गया सबको? चलें आगे। चलो स्लोप, अच्छा एक बार दोबारा देख लो पिछले पेज पे, जब हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया था तब तो स्लोप क्या हो रही थी बार बार, कभी ए टू बी पे 5 है, कभी 10 है, कभी 2 है। जो कर्व्स होते हैं ना, कर्व्स, उनमें स्लोप क्या होती रहती है बताओ? कोई कर्व होगा, अगर मान लो ये कर्व है कोई, तो ए टू बी पे आऊंगा, फिर बी टू सी पे आऊंगा, तो स्लोप सेम रहती है या चेंज होती रहती है कर्व्स में? कर्व्स नहीं, स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, उसमें तो ढलान कर्व। स्लोप को तुम ऐसा कर लो, आम लैंग्वेज में स्लोप को हम बोल सकते हैं एक टाइप से किसी पहाड़ की ढलान, आम लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं। अगर सीधा पहाड़ है जैसे ये नीचे मैंने बनाया है, तो स्लोप सेम रहती है, देखो सीधा पहाड़। और अगर इस टाइप का पहाड़ है, ए बी सी डी पॉइंट पे देखो लगभग फ्लैट ही है, देखो डी पॉइंट लगभग फ्लैट है। अगर इस पहाड़ पे हम चढ़े, डी से सी, सी से बी, बी से ए, तो धीरे धीरे स्लोप क्या होती जा रही है बताओ? जब हम बढ़ रहे Please. बढ़ती जा रही है। और अगर हम इस पहाड़ से नीचे उतर के आ रहे हैं, ए बी सी डी, तो ढलान क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है? कर्व्स हैं उनमें ढलाने बदलती रहती हैं, ऊपर जाओ अलग ढलान है, नीचे जाओ अलग ढलान है। पर नीचे वाले स्ट्रेट लाइन जो है, देखो ए बी सी, यहाँ पे हर जगह ढलान क्या मिलेगी तुम्हें? स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्लोप मिलती है, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट रहती है स्लोप। बताओ समझ आ? और एक डाउट है, हाँ बताओ। जो पहले हमने करा था तो उसमें एक स्लोप पे तीनों क्वांटिटीज तो सेम ही होती थी। पहले ये बताओ, कर्व की बात कर रहे हो ऊपर वाले? ये तो है आईसी कर्व, ये है बजट लाइन। किसकी? सर कर्व की। कर्व की बात कर रहा हूँ, लो मैं बना देता हूँ। इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। एक पर ओरिजिनल टेबल देखो, मैंने 100 लिया था, 2 पर 80 था। सबसे पहली क्लास वाला देखना जो हमने सबसे स्टार्टिंग में किया था, फिर 60 था, यही था ना? यस सर। अब बताओ ए टू बी की स्लोप बताओ, ए टू बी आओ। सैक्रिफाइस ऑफ वाई कितना है? वाई 20 अपॉन 1। 1, तो 20 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगले वाले पे हमने 70 लिया था, क्या कितना लिया था? तो 60 लिया था। सारे सारे बराबर बराबर लिए, वो तो कांस्टेंट वाले में लिए होंगे ना।
हाँ, सो वो कांस्टेंट वाला था। हाँ वो कांस्टेंट वाला, इसमें चलो 70 ले लो। अब बताओ B2C 10। 10/1। तो देखो स्लोप यहाँ तो आई 20 और नीचे वाले में स्लोप कितनी आई, 10। बदल गई, क्योंकि कर्व है ना, कर्व में स्लोप्स बदल जाती है। ओके सर। ठीक है, और बताओ किसी को कुछ पूछना है, जो ये लिखा है हमने स्लोप का। सर ये हमें क्वेश्चन में खुद ही करना होता है ना, मतलब जैसे टेबल्स और वो सब होते तो वो खुद बना के करने होते हैं। दोनों बातें आ सकती है, या तो वो क्वेश्चन तुमको कोई टेबल दे देगा इंडिफरेंस कर्व का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिया था MRS टेबल लेके उसके हिसाब से इंडिफरेंस कर्व बनाओ, या फिर बजट लाइन में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे कि बजट लाइन में स्लोप क्या रहती है, फिक्स क्यों रहती है, कब तक फिक्स रहती है, तो हम बोलेंगे वो प्राइस ऑफ X प्राइस ऑफ Y पे डिपेंडेंट है। जब तक प्राइस फिक्स है तो बजट लाइन की स्लोप कांस्टेंट रहेगी। आ गया? यस सर। चलो, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व फिर बोल रहा हूं बदलती रहती है, ढलान कम होती रहती है। ठीक है, ये वर्ड मैंने बोला तो है पर लिखा नहीं है, कई लोग कहीं दोबारा फिर भूल जाएं तो उसको लिख सकते हैं। स्लोप को आम लैंग्वेज में हम ढलान भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक और कर्व तुम्हें बना के दिखा रहा हूं, ABC। ए से जब बी पे आओगे, बगैर कैलकुलेशन के क्या तुम बता सकते हो ढलान बढ़ रही है या घट रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। B2C पे आओगे, यस सर। कम हो रही है ढलान। बताओ, बाकी भी कोई बताओ। तुम ये पार्ट नीचे उतर रहे हो, ए तो लगभग फ्लैट है, बी पे हल्की सी ढलान है, सी पे तो बिल्कुल स्टीप पहाड़ी हो गई है या नहीं हुई, बताओ। इसके अंदर स्लोप धीरे धीरे बढ़ रही है एज वी गो फ्रॉम A to B to C। कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, देख के ही पता चल रहा है, एकदम खड़ी ढलान हो चुकी है C पे। बताओ, एक और कर्व बना के दिखा देता हूं, अलग अलग कर्व होते हैं, A B C। बताओ, A से B पे आओ, B से C पे आओ, स्लोप बढ़ रही है घट रही है इस कर्व में? घट रही है। नहीं। फिर से तुम पहाड़ इमेजिन करो, पहले A पे खड़ा हूं, फिर B पे आया, थोड़ी ढलान सी आ गई। B to C में तो एकदम खड़ी पहाड़ी है, बंदा नीचे जाएगा सीधा, C पे खड़ा होने की कोशिश करेगा तो, क्योंकि ढलान बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये सारे कर्व जो मैं बना रहा हूँ उनमें सब में स्लोप बढ़ रही है एज वी बढ़ रही है। गो डाउन ABC। आ गया? तो कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं पेपर में गिवन कर, क्वेश्चन हमें कहे सॉल्व करने के लिए, पर कॉमन सेंस से भी हम देख के बता सकते हैं A to B to C में क्या हो रहा है इन दोनों कर्व्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को कोई बात नहीं, मैं अगली क्लास में फिर से और भी करवा दूंगा स्लोप वाले। अगर किसी को अभी डाउट आ रहा है, अभी किसी की आगे क्लासों का टाइम होगा तो मैं क्लास को तो एंड कर देता हूँ। बाकी इसकी टेंशन मतलब स्लोप की, अगली क्लास में मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा टॉपिक। ठीक है, यही